इस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिए किस तरीके से हैंडल करेंगे। बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। इसमें सबसे पहले आपको मैट्रिक्स एम को बनाने के लिए एक रूल दिया गया है। उसने बोला एम आई जे, मतलब एम इज इक्वल टू एम इज गिवन बाय ए आई जे। तो भाई जो मैट्रिक्स एम होगी वो हो जाएगी हमारे पास कितनी, 3x3 की, है ना। तो ये हो जाएगा A11, ये हो जाएगा A12 और ये हो जाएगा A13, फिर A21, A22 और A23 और इसमें ऑप्शन सी में बहुत सारे लोगों को दिक्कत होगी तो मैं अच्छी तरीके से समझाऊंगा, परेशान ना हो। A31, फिर A32, फिर A33, है ना। बाकी सारे ऑप्शंस तो आप भी कर सकते हो बट ऑप्शन 3 में आपको दिक्कत होगी, है ना। ये देखो, अब अगर आप देखें तो उसने बोला है कि जो मैट्रिक्स एम है, ठीक है ना, मैट्रिक्स एम में जो एलिमेंट आएंगे उनका रूल क्या है। रूल पढ़िए, कह रहा है कि सच दैट ए आई जे इज इक्वल टू 1 लेना है अगर j+1 इज डिविजिबल बाय आई। अगर j+1 कर दो और वो i से अगर डिवाइड हो जाए, ठीक है, अगर वो i से डिवाइड हो जाए तो क्या ले लेना, 1, तो क्या ले लेना, 1 ले लेना, अदरवाइज ए आई जे की वैल्यू 0 लेना। ओके चलो चेक करते हैं। देखो जरा, हमें ये चेक करना है कि j+i डिविजिबल बाय i है कि नहीं, बस सिंपल। जैसे कि यहां पे अगर आप चेक करोगे j+i, तो j+i नहीं, j+i नहीं, j+1 लिखा है, सॉरी j+1 लिखा हुआ है। j+1 अगर डिविजिबल है i से तो आंसर क्या आ जाएगा, तो आपको ए आई जे की जगह आपको क्या रखना है, 1 रखना है, ये मतलब है। अदरवाइज ए आई जे की जगह, अदरवाइज ए आई जे की जगह आपको क्या रखना है, आपको 0 रखना है, ये मतलब है ना। अब समझो, पहले फर्स्ट रो में आओ, तो देखो j की वैल्यू क्या है, यहाँ पे j की वैल्यू देखो, j कितना है, पहले i लिखा है फिर j की वैल्यू 1 है, तो 1+1 कितना हो जाएगा बताओ, 2। 2 डिवाइडेड बाय i, यहाँ पे i कितना है, 1 है, तो क्या 2/1 मतलब 2 1 से डिविजल होता है, यस। तो इसका मतलब A11 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। फिर से दिखा देता हूँ, एक दो दिखा देता हूँ करके, मान लो किसी को दिक्कत हो। मैं ये कह रहा हूँ समझो, इस एलिमेंट को जब आप देखोगे तो इसमें j की वैल्यू कितनी, 1+1 डिवाइडेड बाय i कितना है, i 1 है, तो 1+1 2, क्या 2 1 से डिविजल है, हाँ है, आंसर 2 आता है। इसका मतलब ए आई जे की वैल्यू क्या ले लो, 1 ले लो, मतलब इसकी जगह क्या रख दो, 1 रख दो, ये मतलब है। तो मतलब अगर आप फर्स्ट रो में देखेंगे तो हमेशा i कितना है, 1 है, हमेशा i कितना है, 1 है, तो ऊपर कोई भी नंबर आ जाए 1 से हमेशा डिविजिबल होता है। इसका मतलब फर्स्ट रो में हर जगह 1 1 1 आएगा, 1 1 1। और भरोसा नहीं तो आप चेक कर लो, जैसे कि इसके बारे में अगर आप बात करो, ठीक है ना, तो इसके बारे में अगर आप बात करो तो क्या हो जाएगा, हमारे पास j कितना है, 2 है, तो 2+1 बाय i, और i कितना है, 1 है, तो चेक कर लो, 2+1 3/1, 3 1 से डिविजल है, हाँ है, 3 आता है, तो इसका मतलब ए आई जे कितना लेना है, 1 लेना है। इसी तरीके से j कितना है, यहाँ 3 है, तो 3+1 बाय i कितना है, यहाँ i 1 है, तो 3+1 4/1, 4 ही आता है, इसका मतलब ए आई जे 1 हमें लेना है। ठीक, तो ये बात वो कहना चाहता था। अब आ जाइए यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए j की वैल्यू कितनी है, 1 है, ठीक है। अब आ जाइए आप सेकेंड रो में, ठीक है ना, तो j की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ कर रहा हूँ, हमें j+1 डिवाइडेड बाय i कितना है, यहाँ 2 है, i कितना है, 2 है। अब यहाँ पे आंसर 1 आ रहा है, तो फिर से डिविजल हो गया, 1+1 2, 2 डिविजल बाय 2, यस, यानी कि ए आई जे की वैल्यू 1 लेनी है, तो ए आई जे की वैल्यू क्या लेनी है, यहाँ 1 लेनी है। इसी तरीके से A22 में आओ, j की वैल्यू कितनी है, 2, तो 2+1 करो, j+1 बाय i कितना है, 2 है, तो अब ये आ गया 3/2, 3 2 से एग्जैक्टली मतलब रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब इस बार ए आई जे 1 ना लेके हम लोग क्या लेंगे, 0 ले लेंगे, समझे ना। तो ए आई जे की जगह हम लोग 0 फिल करेंगे, ठीक, ये रूल है। फिर j कितना है, 3 है, तो 3+1 बाय i कितना है, 2 है ना। अब ये 5/2 आ गया, फिर से डिविजिबल नहीं है, तो हम ए आई जे की जगह क्या लेंगे, 0, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या ले लेंगे, 0 हम लोग ले लेंगे। शायद मैंने कुछ गलत कर दिया है, लेट मी चेक इट, यस बिल्कुल मैंने गलत कर दिया है, क्योंकि 3+1 4, 4/2 2 होता है, 4/2 2 होता है भाई, डिविजिबल हो जाएगा, यहाँ पे डिविजिबल हो जाएगा 4/2 यानी कि 2, तो ए आई जे 1 ही हम लोग लेंगे, 1 ही हम लोग लेंगे, ठीक है। इसी तरीके से आप चेक कर सकते हो नीचे, यहाँ के लिए आप चेक कर सकते हो वापस से, यहाँ के लिए आप चेक कर सकते हो, ठीक है। j कितना है, 1 है, यहाँ पे चेक कर दूँ, j कितना है, 1 प्लस
आई कितना है 3 है ना, तो 1 + 3 डिवाइडेड बाय क्या करना है आई कितना है 3 है, तो क्या ऐसा होता है 4/3? नहीं, 4 3 से डिविजल नहीं, इसका मतलब हम क्या लेंगे 0 लेंगे, तो यहाँ हम लोग क्या लेंगे 0 लेंगे। इसी तरीके से A3 2 पे आ जाइए, तो J कितना है 2 है, J कितना है 2 + 1 करेंगे डिवाइडेड बाय आई कितना है यहाँ पे 3 है, अब कर लोगे ना 2 + 1 3, 3/3 1 होता है, यस 3 3 से डिविजिबल है एग्जैक्टली, तो इसका मतलब क्या है 1 लेना है हमें, यहाँ पे 1 लेना है। और यहाँ पे J कितना है, यहाँ J 3 है, तो हम क्या करेंगे 3 + 1 बाय आई कितना है, आई है 3, 3 + 1 4, 4/3, 4 3 से डिविजिबल नहीं है, तो हमें 0 लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे फिर से 0 आया। मतलब अब मैं अगर ठीक ठीक से लिख दूं तो आपकी जो मैट्रिक्स M दिखाई पड़ेगी वो कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ेगी, यानी कि 1 1 1 और 1 0 1 और 0 1 0 है ना, ये हो गया। अब सवाल में उसने हमसे पूछा है कि m इज इन्वर्टेबल, तो डिटरमिनेंट ऑफ m निकाल लो। अगर डिटरमिनेंट ऑफ m इज नॉट इक्वल्स टू 0 आया तब तो इन्वर्टेबल होगी, और अगर डिटरमिनेंट ऑफ m 0 आ गया तो इन्वर्टेबल नहीं होगी। चेक कर लेते हैं, तो थर्ड रो के अलोंग एक्सपैंड करेंगे, प्लस माइनस, तो प्लस फिर माइनस और प्लस, ठीक है। तो यहां से चेक कर लीजिए कितना आ जाएगा हमारे पास, बताओ। डिटरमिनेंट ऑफ m इज इक्वल्स टू, चेक कर लीजिए, ये क्या है माइनस है ना, तो -1 है, -1 है ना, क्योंकि 0 से कोई मतलब नहीं, तो -1 का कॉलम गया और इसकी रो गई, तो 1 × 1 1 और -1 × 1 1, ये तो 0 आ गया। इसका मतलब डिटरमिनेंट ऑफ m 0 आ गया, मतलब m इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, तब करता अगर ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होती है, यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ m इज नॉट इक्वल्स टू 0 आता है तब एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब ये ऑप्शन हो नहीं सकता है ना, तो ये हो नहीं सकता। इसके बाद अगर आप चेक करो, ये डी वाला आसान है चेक करना, m-2i कर सकते हो चेक आप, तो m-2i पहले निकालो, m-2i पहले निकालो, तो m-2i अगर आप निकालोगे तो m आपका कितना था, पहले m लिखो और फिर 2i लिखो, तो m कितना था, m था 1 1 1 है ना, और 1 0 1 और 0 1 0, ये m था, -2 × आइडेंटिटी, मैं पूरा करके दिखा रहा हूं अच्छे से, ये ऐसे है ना, ये ऐसे करेक्ट, और ये ऐसे, ठीक है। तो ये आ जाता 2 अंदर जाता, तो यहाँ 2 2 2 हो जाता, बिकॉज 2 हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई करेगा, समझे ना, तो 2 हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई करता, तो हमारे पास क्या आ जाता, यहाँ 2 आ जाता, यहाँ भी 2 आ जाता और यहाँ भी 2 आ जाता, बाकी सब जगह 2 × 0 0 हो जाता, ठीक है। अब इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करते, ठीक है, m-2i, तो 1 - 2 -1, 1 - 0 1, फिर 1 - 0 1 और 1 - 0 1 और 0 - 2 -2 और 1 - 0 1 और 0 - 0 0 1 - 0 1 और 0 - 2 -2, ये इस तरीके से हमारे पास आ जाता, करेक्ट। ओके, नाउ अब क्या करें, अब हमें m-2i का डिटरमिनेंट निकालना है, क्योंकि हमें चेक करना है कि m-2i नाम की ये जो मैट्रिक्स है, इसका ये इन्वर्टेबल है कि नहीं है, तो इसका डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा, यानी कि इसका डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा, है ना, इसका आपको डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा। निकाल लीजिए, देख लीजिए कितना आ रहा है, 0 आ रहा है या नॉन 0 आ रहा है। ये अब इसको एक काम करते हैं, आप इसको कॉलम नंबर 1 के अलोंग एक्सपैंड कर दीजिए, कॉलम नंबर 1 के अलोंग, तो ये प्लस माइनस प्लस, तो कॉलम नंबर 1 के अलोंग अगर आप एक्सपैंड करोगे तो प्लस, मतलब -1 का -1 ही रहेगा, और -1 का कॉलम गया और इसकी रो गई, तो -2 × -2 4 -1, फिर ये 1 माइनस का तो -1 और -1 का रो गया, कॉलम गई, 1 × -2 -2 और -2 -1 है ना, इस तरीके से, करेक्ट। तो यहां से हो गया हमारे पास कितना 4 - 1 3 3 × -1 -3 माइनस, और यहाँ -3 और यहाँ पे आ गया 3 प्लस -3 + 3 दैट इज 0 आ गया, ये तो है ना। इसका मतलब जो भी मैट्रिक्स है -2i, इसका डिटरमिनेंट भी 0 आ गया, नॉन 0 नहीं आया, है ना, तो ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं है, इसका मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। अगर नॉट इक्वल टू 0 आता है डिटरमिनेंट तब इन्वर्टेबल होती है ना, तो इसका मतलब ये आंसर भी गलत है, मतलब ये ऑप्शन भी गलत है, करेक्ट। अब सुनो,
अब उसने बोला देयर एग्जिस्ट अ नॉन जीरो कॉलम मैट्रिक्स, मतलब नॉन जीरो का मतलब है कि A1 A2 A3 की वैल्यू जीरो के अलावा कुछ और भी आएंगी, ये कहना चाहता है। मतलब A1 A2 A3 की वैल्यू जीरो के अलावा कुछ और भी आनी चाहिए, है ना। सच दैट कह रहा है कि ये इक्वेशन ट्रू हो जाए, m इंटू A1 A2 A3 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ A1 माइनस ऑफ A2 माइनस ऑफ A3। ठीक है, देख लेते हैं, आसान है, ऐसा कुछ नहीं। ऑप्शन बी चेक कर लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी अगर आप चेक करेंगे तो देखिए, ऑप्शन बी अगर हम चेक करें तो m इंटू क्या है A1 A2 A3, है ना, इज इक्वल्स टू क्या है भाई, इज इक्वल्स टू माइनस A1 माइनस A2 माइनस A3। तो माइनस A1 माइनस A2 और माइनस A3। अब m की वैल्यू रखिए, तो m कितना था, m मैट्रिक्स यहाँ पे कितना था हमारे पास, 1 1 1 और 1 0 1 और 0 1 0। ठीक है, और इसको भी ऐसे ही लिख लेते हैं। अब A1 A2 A3 इज इक्वल्स टू माइनस A1 माइनस A2 माइनस A3। सही है, अब आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या दिक्कत है। तो देखो, इसको फर्स्ट रो को इसके कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे, 1 इंटू A1 तो A1 प्लस 1 इंटू A2 A2 प्लस 1 इंटू A3 A3, ये आ गया। इसी तरीके से सेकेंड रो को इस कॉलम से, तो 1 इंटू A1 तो A1 आ जाएगा, और 0 इंटू A2 तो 0 आ जाएगा, लिखेंगे नहीं, और प्लस 1 इंटू A3 A3, है ना, A3। और इसी तरीके से थर्ड रो को फर्स्ट इसके कॉलम से, तो 0 इंटू A1 0 और 1 इंटू A2 A2 और प्लस ये लिखेंगे नहीं, है ना, क्योंकि 0 इंटू A3 0 हो जाएगा। तो अगर आप देखो तो ये मैट्रिक्स आ गई हमारे पास। ठीक है, और ये किसके इक्वेट हमें करना है, माइनस A1 माइनस A2 माइनस A3 के इक्वेट हमें करना है। और एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा जिसके मन में नहीं आ रहा हो, ये क्या है, 3 क्रॉस 3 की थी, तो ये कितनी की है, ये है 3 क्रॉस 1 की, है ना। तो 3 क्रॉस 1 का आंसर आएगा। तो ये जो भी है 3 क्रॉस 1 का मतलब 1 2 3 रो है, लेकिन कॉलम एक ही है, मतलब ये एक ही एलिमेंट लिखा हुआ है। तो बस अब कंपेयर करके इक्वेट कर दो, ये भी कितने की है, 3 क्रॉस 1 की। तो A1 प्लस A2 कंपेयर करोगे अगर, तो हो जाएगा A1 प्लस A2 प्लस A3 इज इक्वल्स टू माइनस A1 रखना पड़ेगा। सही है, और इसी तरीके से A1 प्लस A3 इज इक्वल्स टू A1 प्लस A3 इज इक्वल्स टू माइनस A2 रखना पड़ेगा। ठीक है, ये फर्स्ट हो गई, ये सेकेंड हो गई, और A2 इज इक्वल्स टू माइनस A3 रखना पड़ेगा। A2 इज इक्वल्स टू माइनस A3 रखना पड़ेगा, करेक्ट। अब ध्यान से समझिए जरा, हम क्या कर सकते हैं। देखो हमने क्या किया, हमने फर्स्ट इक्वेशन में A1 और A3 को पास पास लिखा, A1 प्लस A3 को पास पास लिखा ऐसे, और प्लस A2, है ना, इज इक्वल्स टू माइनस A1। इससे क्या फायदा है कि A1 प्लस A3 की वैल्यू हम रख सकते हैं सेकंड इक्वेशन से, A1 प्लस A3 की जगह माइनस A2, तो A1 प्लस A3 की जगह हमने लिखा माइनस A2 प्लस A2 इज इक्वल्स टू माइनस A1, तो लेफ्ट हैंड साइड 0 हो गया, यानी कि 0 इज इक्वल्स टू माइनस A1, तो A1 कितना आ गया, 0 आ गया। चलो A1 0 आ गया। अब हमें चेक करना है क्या A2 और A3 भी 0 है। ठीक है, अगर A2 A3 भी 0 हो गए, तब तो जो कॉलम मैट्रिक्स थी ये वाली, ये तो क्या हो जाएगी, जीरो मैट्रिक्स हो जाएगी, है ना। वो कह रहा है कि नॉन जीरो मैट्रिक्स है, तभी हमारा ऑप्शन सही होगा। तो चेक करते हैं, यहां से अगर आप देखो तो आप देख लीजिए साफ साफ, आप A2 A3 कभी निकाल ही नहीं पाओगे, आप कोशिश करके देख लीजिएगा, आप कुछ भी करो, मतलब A1 की वैल्यू अगर आप इसमें रखोगे फर्स्ट में, तो A2 प्लस A3 इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। और वापस से आप समझो ना, मान लीजिए हमने A1 की वैल्यू इसमें रखी फर्स्ट इक्वेशन में, तो फर्स्ट इक्वेशन यहाँ 0 हो जाएगा A1 की जगह, तो फर्स्ट इक्वेशन ऐसी हो जाएगी, A2 प्लस A3 इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड A1 की वैल्यू 0, तो ये 0 मतलब बार बार आपका यही आएगा कि A2 इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ A3 है ना। तो आप समझो A2 अगर नेगेटिव ऑफ A3, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब देखो कि A1 तो 0 है, फिक्स है ना, A1 तो 0 है, लेकिन A2 हमेशा क्या होता है, नेगेटिव ऑफ A3 होता है। मतलब अब इसमें एग्जांपल के तौर पे आप क्या ले सकते हो, मान लो आपने A3 लिया 4, तो A1 कितना A2 कितना आ जाएगा, -4। अगर आपने A3 लिया होता -4, तो A2 कितना आ जाता, +4। समझ रहे हो ना, ये चीज़ है। लेकिन अब इसमें एक बात और है क्या, कि
A3 अगर हमने 0 ले लिया मान लीजिए, है ना, A3 अगर हमने क्या ले लिया, 0 ले लिया, ठीक है, तो 0 का नेगेटिव तो 0 ही होता है, यानी कि A2 भी 0 आ जाएगा। मतलब सर बात समझो, A3 A2 0 हो सकते हैं, मना नहीं कर सकता हूं, लेकिन A2 A3 0 के अलावा भी हो सकते हैं, नॉन जीरो वैल्यूज भी A2 A3 ले सकते हैं, ये चेक कर लिए। तो इसका मतलब A2 and A3 can have infinitely many values other than 0 in can take infinite non-zero values, although 0 is ऑल्सो पॉसिबल, वो मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसने हमसे पूछा था, अगर आप सवाल को ध्यान से पढ़ें तो उसने हमसे पूछा था, कहां गया भैया सवाल, उसने हमसे बोला था देयर एग्जिस्ट मतलब एक कम से कम एक एग्जिस्ट करती हो तो चलेगा। कह रहा देयर एग्जिस्ट आ नॉन जीरो, मतलब कह रहा एक नॉन जीरो कॉलम मैट्रिक्स के एग्जिस्ट करती है। हाँ बिल्कुल करती है, इनफाइनाइट करती है, एक क्या इनफाइनाइट करती है। उसने तो बोला भैया एक ही एग्जिस्ट करती हो तो बस बता देना, हमने कहा ठीक है। यानी कि देखो A1 A2 A3, ठीक, तो देखो A1 कितना है, A1 तो 0 है, ठीक, A2 A3 कुछ भी होगा सर, 0 0 हो जाए तो, अरे उसने बोला कम से कम एक एग्जिस्ट करती, ये एग्जिस्ट करती होगी, मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन इसके अलावा भी तो एग्जिस्ट करती होंगी, मतलब करती होगी ये, बट ये भी तो करती होगी ना। A1 A2 A3 की A1 तो 0 हो गया, ठीक, और A2 A3 कुछ भी ले लो, A2 बस दोनों एक दूसरे के नेगेटिव होने चाहिए, मान लो A2 4 है तो A3 तुम्हारा -4 होना चाहिए, और ये क्या है, नॉन जीरो कॉलम है। नॉन जीरो कॉलम का मतलब है कि सभी एलिमेंट्स 0 नहीं होने चाहिए, तो ये 0 हुआ कोई बात नहीं, बट ये दोनों तो नॉन जीरो ना, तो इसका मतलब आंसर इज यस, एग्जिस्ट करती है। इसका मतलब ये वाला जो ऑप्शन है हमारे पास ये सही जा रहा है, ये वाला जो ऑप्शन है ये सही जा रहा है। अब ऑप्शन सी के लिए आओ, देखो ऑप्शन सी में कंफ्यूजन क्या है पता है, आप समझो, ऑप्शन सी में आप पढ़ नहीं पा रहे हैं इसको, बाकी ऐसा कुछ नहीं है इसमें। ऑप्शन सी में अगर आप देखें तो इसको थोड़ा सा रीड करना हमें आना चाहिए, इसको थोड़ा सा रीड करना हमें आना चाहिए। देखिए क्या कह रहा है, लिख लूं क्या, हमें कहाँ गया यार, एक तो इसमें देखना ना, पीछे सवाल भी लंबा है। देखो द सेट कह रहा है कि एक्स, मैं लिख लेता हूँ, रुक जाओ मैं लिख लेता हूँ, द सेट एक्स बिलोंग्स टू, मैं देख देख के लिख लेता हूँ भैया, रुक जाओ एक सेकेंड, है ना, क्या कह रहा है, अबे यार दिखाई नहीं पड़ रहा यार, रुक जाओ, क्या कह रहा है, कह रहा है एक्स बिलोंग्स टू आर क्यूब। अब ये आर क्यूब क्या है, बच्चे यही नहीं पहचान पाएंगे, समझो, सेट कोई सेट है जिसमें x नाम का एलिमेंट आता है जो बिलोंग्स टू आर क्यूब होता है। रुक जाओ बता रहा हूँ आर क्यूब का क्या मतलब है, यही कंफ्यूजन है सबसे बड़ा इसमें, है ना। और क्या कह रहे हैं, सच दैट mx इज इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स, सच दैट mx इज इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स, सच दैट कॉलम का मतलब सच दैट mx इज इक्वल्स टू, ये नल है, 0 नहीं लिखा भैया, ये क्या है, नल मैट्रिक्स है, क्योंकि m एक मैट्रिक्स है, कैपिटल X एक मैट्रिक्स है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या आ रहा है, एक नल मैट्रिक्स आ रहा है, ठीक है। और कह रहा है कि इसमें जो भी x आ रहे हो वो 0 नहीं होने चाहिए, ऐसे कह रहा है, वो 0 नहीं होने चाहिए, मतलब x की जो भी वैल्यू आएगी, अब यहाँ r रियल नंबर नहीं है, ध्यान सुनो, r रियल नंबर नहीं, r का मतलब बता रहा हूं, कह रहा है ये 0 नहीं होना चाहिए, मतलब जो भी x आएगा वो 0 नहीं होना चाहिए, वेयर कह रहा है नल मैट्रिक्स ऐसी है, 3x1 की एक नल मैट्रिक्स ऐसी हमें दे के रखी, मतलब वेयर ये जो लिखा है ये जो नल मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स को ऐसे डिफाइन किया हुआ है, नल मैट्रिक्स को ऐसे डिफाइन किया हुआ है। कह रहा है कि भैया देखो ये जो हमने लिखा हुआ है ना, ये वाला जो 0 जैसा लिखा है, ये नल मैट्रिक्स ओ लिखा हुआ है, ओ लिखा हुआ है, कह रहा है कि ओ को हमने ऐसे डिफाइन किया हुआ है, ओ को हमने ऐसे ऐसे ऐसे, यानी कि ओ क्या है, ओ है हमारे पास एक नल मैट्रिक्स, और कितने ऑर्डर की, ये है 3x1 ऑर्डर की, ठीक है। हमने कहा ठीक है, ओके, चेक करते हैं, तो इसमें कौन सी बड़ी बात, बस हमें ये पता होना चाहिए कि अगर मैट्रिक्स की दुनिया में, अगर मैट्रिक्स की दुनिया में अगर आर लिखा हो, ओनली आर लिखा हो, तो समझ जाना ये एक लाइन को शो कर रहा है, ठीक। अगर आर का स्क्वायर लिखा हो तो समझ जाना ये एक प्लेन को शो कर रहा है, मतलब इसमें x, y नाम के 2 एलिमेंट आएंगे, मतलब सर बता रहा हूं, रुक जाओ, और आर क्यूब अगर आ रहा है तो इसका मतलब होता है 3D, 3 डायमेंशनल स्पेस होता है इसका मतलब मैट्रिक्स की दुनिया में, ठीक है, 3D, मतलब ये x, y, z 3 एलिमेंट इसमें आएंगे, ठीक है। एक्चुअल में हमारे पास आप समझो इस लाइन में मतलब एक ही वेरिएबल आएगा, ठीक है, और इसमें 2 वेरिएबल आएंगे, आप समझो ये कुछ नई चीज थोड़ी ना चल रही, ये वेक्टर्स का गेम है, ये वेक्टर्स का गेम है, ये देखिए ये वेक्टर्स का गेम है, x, y और z, है ना। अगर ओनली मान लो किसी सवाल में अगर ओनली ऐसा लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू
रुक जाओ भैया, करने की कोशिश करते हैं बताने की आपको। अगर x बिलोंग्स टू, उसने r लिख दिया, समझ जाना वो किसी वेक्टर की बात कर रहा है, मतलब वो या तो ये वाले वेक्टर की बात कर रहा है एक्स आई कैप की, ऑब्वियसली इसी वेक्टर की बात कर रहा है, x के लॉन्ग जो होगा, बस यही है ना। लेकिन अगर वो आपसे बोल दे, अगर वो आपसे बोल दे, अगर वो आपसे बोल दे कि मान लो ऐसा बोल देता, आपसे कलर में चेंज करूं संभाल लोगे, अगर वो हमसे ऐसा बोल देता भैया कि x बिलोंग्स टू r का स्क्वायर, तो समझ जाना मैट्रिक्स की दुनिया में वो हमसे बात कर रहा है कि एक वेक्टर है, एक वेक्टर है, ठीक है, और जो वेक्टर है वो है हमारे पास एक्स आई कैप, है ना, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप के बारे में बात कर रहा है, ये मतलब होता है इसका। मतलब यहाँ पे दो वेरिएबल आएंगे एक्स और वाई समझे ना, ये चीज़ है। ओके, और अगर हमारे पास क्या कहते हैं, मान लीजिए वो हमसे बोल दे, मान लीजिए वो हमसे बोल दें क्या कि x बिलोंग्स टू r का क्यूब, है ना, तो समझ जाना कि कोई वेक्टर है, ठीक है, कोई वेक्टर है, और हमारे पास कोई वेक्टर है, हमारे पास वो है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप और प्लस जेड के कैप। अब इतने तो आप भी पढ़े लिखे हो कि ये वेक्टर 3D में ऐसे निकल के जाएगा कहीं, है ना, पहले एक्स कोऑर्डिनेट लोगे फिर वाई फिर उतना है, तो ये स्पेस में किसी पॉइंट को पॉइंट कर रहा होगा, मतलब 3 डायमेंशनल स्पेस में किसी पॉइंट को पॉइंट कर रहा होगा, ये एक ऐसे पोजीशन वेक्टर रहा होगा, ये एक पोजीशन वेक्टर रहा होगा। बहरहाल उतना डिटेल में मत जाओ, मोटा मोटी बात ये है कि जब उसने बोल दिया कि x बिलोंग्स टू r क्यूब, इसका मतलब वो ये कहना चाहता है कि देखो, वो ये कहना चाहता है कि जब आप ये वाली इक्वेशन लोगे ना mx, जब आप ये वाली इक्वेशन लोगे mx इज इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स, ठीक है, तो m को उसने बता दिया, मतलब m तुमने निकाल लिया, m कितना था भैया, m कितना था बताओ, अरे m कितना था बाबू, रुक जाओ, हाँ m था 1 1 1 और 1 0 1, है ना, ये m था, और 0 1 0 1 0 ये m था, और x कितना था, बस वो x के लिए, ये जो x नाम की मैट्रिक्स है उसी के लिए वो परेशान है। मतलब सर, मतलब देखो x को आप इस वेक्टर से देख के लिखोगे, ये कहना चाहता है वो, x को इस वेक्टर से देख के लिखोगे, ये वाले वेक्टर से, मतलब या तो ऐसा लिखो x y z, ठीक, और या तो x को आप ऐसा लिखो, क्या वो ये कहना चाहता है आपसे x y z, मतलब x को या तो आप कैसे लिखो 3x1 की लिखो मैट्रिक्स, या तो आप इसको 1x3 की मैट्रिक्स लिखो, ये कहना चाहता है। अब आप चूज कर लो कि आप क्या लिखोगे, है ना, तो हमें क्या लिखनी पड़ेगी, हमें यही वाली लिखनी पड़ेगी, क्यों बता रहा हूं, हमें x y z ऐसे, हमें ऐसे 3x1 की लिखनी पड़ेगी, क्यों, रीजन है उसका, बिकॉज जो नल मैट्रिक्स है वो डिफाइंड है 3x1 से, ये देखो ये जो नल मैट्रिक्स है ये 3x1 से डिफाइंड है, ये देखिए ये 3x1 से डिफाइंड है। अब आप चेक कर लीजिए, आप चेक कर लीजिए कि m का ऑर्डर कितना था 3x3, अगर ये वाली ऐसी लोगे कैसी 3x1 की, तभी तो 3 से 3 हटाओगे 3x1 का आंसर आएगा ना, समझे ना, ये चीज है, इसलिए हमने ये वाली रिजेक्ट कर दी। ये मैट्रिक्स की दुनिया में x बिलोंग्स टू r क्यूब का मतलब होता है, ठीक है, ओके। और अगर वो हमसे बोलता है x बिलोंग्स टू r स्क्वायर, मान लो ऐसा कोई सवाल होता तो m क्या होता है 2x2 का होता, और यहां पे हम बस इतना लिखते ऐसे, समझे ना, x कोमा y ऐसे लिखते, मतलब समझ गए होगे, ये इसका मतलब था, ठीक है। चलो बहरहाल वापस लौट के आते हैं। अब भैया कुछ नहीं है, अब इसको थोड़ा सा आप मल्टीप्लाई करिए, ठीक है ना, और इसको आप सॉल्व करिए और देखिए कि इसमें x क्या क्या वैल्यू ले सकता है, इसमें x क्या क्या वैल्यू ले सकता है, पहले x की वैल्यूज निकालो, ठीक है, और चेक करो कि x 0 के इक्वल तो नहीं है। हाँ सुनो, ये जो 0 दे के रखा है वो यही पूछ रहा है तुमसे, ये बताओ कि ये जो x है, मतलब वैसे तो वैसे तो x बिलोंग्स टू r क्यूब का मतलब है क्या, ये वाला वेक्टर के बारे में बात कर रहा है ना, जिसको मैट्रिक्स के फॉर्म में ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे लिखा है मैट्रिक्स के फॉर्म में, ठीक है ना, तो वो तुमसे y और z के बारे में नहीं पूछ रहा है, ना ना ना, वो तुमसे x के बारे में पूछ रहा है, कह रहा है ये बताओ x 0 नहीं होना चाहिए, x 0 नहीं होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो तुम इस पर टिक लगा देना, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखते हैं भाई हमारे पास, सॉल्व करो, सॉल्व करो, ठीक है, क्या करोगे, मल्टीप्लाई करो, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो हो जाएगा 1 इंटू एक्स एक्स प्लस 1 इंटू वाई वाई प्लस 1 इंटू जेड जेड इज इक्वल्स टू, अब समझ गए होगे, अरे ऐसे ही आएगा ना भैया, लो लो चेक कर लो, ऐसे, ठीक है, ऐसे ही आएगा ना। उसके बाद 1 इंटू एक्स एक्स, फिर 0 इंटू वाई, खत्म हो जाएगा 0 और 1 इंटू जेड, तो ये, और फिर 0 इंटू 1 0 प्लस 1 इंटू वाई वाई, और 0 इंटू जेड, 0 लिखेंगे नहीं। अब साफ साफ दिख रहा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड 0 है, क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना है 0 है,
उसके बाद अगर आप देखो तो x प्लस जेड 0 है, x प्लस जेड 0 है, और आप देखिए z और y 0 है। हाँ, यहां कंफर्म हो चुका कि y 0 है। अब हम क्या करें, y होगा 0, हमें तो x के बारे में पूछा, आप समझो। तो हम एक काम करते हैं, इस y इज इक्वल टू 0 को यहां पुट करते हैं। तो जब आप यहां पुट करोगे तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस 0 प्लस जेड इज इक्वल टू 0। तो यहां से x इज इक्वल टू माइनस जेड निकल के आएगा। आप समझो, ध्यान सुनो, ये देखिए, और इस इक्वेशन से भी x आप चाहते हैं यहीं से निकाल लेते, x इज इक्वल टू माइनस जेड आएगा, है ना। अब आप चेक कर लो x की कितनी वैल्यूज पॉसिबल है, जवाब है जितनी z की पॉसिबल है। z की इन्फिनिटली मेनी वैल्यू पॉसिबल है, मतलब एग्जांपल नंबर 1 ये तो वही हो गया। अगर आप z की वैल्यू मान लो 4 ले लो तो x आ जाएगा -4। अगर आप z -4 ले लो, ठीक है, तो x आ जाएगा भाई हमारे पास कितना, 4, है ना। लेकिन अब एक बच्चे ने बोला अगर हम z 0 ले लें, जी हाँ आप ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि 3D में आपने देखा ना x y z कोऑर्डिनेट तो कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहां से x भी कितना आ जाएगा, 0। मना नहीं कर रहा हूं, सुनो, x 0 आ रहा है, मना नहीं कर रहा हूं, है ना। लेकिन आइए सवाल पढ़ते हैं थोड़ा सा। सवाल उसने बोला है क्या हमारे पास, सवाल उसने हमसे बोला है, अरे भैया आ जाओ, कहां गया हम। उसने बोला है सवाल में कि द सेट x बिलोंग्स टू दिस इज नॉट इक्वल्स टू 0, है ना, ठीक है। मतलब क्या कभी कभी ऐसा भी होता है कि x की वैल्यू 0 ना आ रही हो तब भी ये सब इक्वेशंस ट्रू हो जाए और यहां पे एक नल मैट्रिक्स हो जाए, मतलब सॉरी ओ एक नल मैट्रिक्स और ये इक्वेशन भी ट्रू हो जाए। हाँ होता है, होता है, आप चेक कर लो, क्योंकि हमने यही सारी चीजें फॉलो करके जब x की वैल्यू निकाली, हमने यही सारी चीजें फॉलो करके, मतलब इसी इक्वेशन को, जो इक्वेशंस ने दी हुई थी, कहां गई भैया, ये इक्वेशन दी थी mx इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स देके और x बिलोंग्स टू r क्यूब करके जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास x 0 आ रहा है, मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है और कई बार ऐसा होता है कि x नॉन 0 भी आता है। चेक कर लीजिए, x मेनी टाइम्स, कितने टाइम्स, इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स, इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स x is non-zero, x is non-zero, इनफिनिटली मेनी टाइम्स ऐसा होता है कि x नॉन जीरो होने के बावजूद भी mx इज इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन क्या होती है, ट्रू होती है। इसका मतलब यस, हम कह सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि x इज नॉट इक्वल्स टू 0 ट्रू है, सही है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी सही है। तो बस लिखने का स्टाइल था क्वेश्चन में, इसमें अगर आप देखें तो बड़े स्टाइल से क्वेश्चन लिख के आया हो, बता ऑप्शन सी भी हमारे पास क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। ओके, कर लीजिए।